जय हिंद। 600 सी से लेकर 750 सी के बीच में सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया के अंदर किन किन मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला, उन सब के बारे में इससे पिछले सेशंस में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन से हम बात करेंगे कि 750 सी से लेकर 1000 सी के बीच में नदर्न इंडिया के अंदर किन किन मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। प्रतिहार डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 750 सी से लेकर 1000 सी के बीच में नदर्न इंडिया के अंदर 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कौन कौन सी 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला? वेस्टर्न इंडिया में इमर्जेंस देखने को मिला गुर्जर प्रतिहार्स का, ईस्टर्न इंडिया में इमर्जेंस देखने को मिला पालास का, और डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिला राष्ट्रकूटास का। नदर्न इंडिया के अंदर 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कौन कौन सी 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला? वेस्टर्न इंडिया के अंदर इमर्जेंस देखने को मिला गुर्जर प्रतिहार्स का, ईस्टर्न इंडिया के अंदर इमर्जेंस देखने को मिला पालास का, और डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिला राष्ट्रकूटास का। और ये जो तीनों मेजर पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये गैंजेटिक रीजन के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर पर्टिकुलरली बात करें तो कन्नौज के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के लिए एक दूसरे के साथ में कांस्टेंट स्ट्रगल में रहेंगी। और ये जो स्ट्रगल है, इसी को क्या बुलाया जाएगा? इसी को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बुलाया जाएगा। इन तीनों में से राष्ट्रकूटास जो हैं वो बेहद पावरफुल बन के इमर्ज होंगे, और राष्ट्रकूटास का जो किंगडम है, जो एम्पायर है, वो लंबे टाइम तक चलेगा। देखो, ये जो मैप है, इस मैप को थोड़ा सा देखो। इधर वेस्टर्न इंडिया वाली साइड में कौन बैठा हुआ है? गुर्जर प्रतिहार्स बैठे हुए हैं। इधर ईस्टर्न इंडिया वाली साइड में कौन बैठा हुआ है? पालास बैठे हुए हैं। और इधर डेक्कन वाले रीजन में कौन बैठा हुआ है? राष्ट्रकूटास बैठे हुए हैं। और ये तीनों जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करेंगे गैंजेटिक रीजन को कंट्रोल करने के लिए। इस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल को क्या बुलाया जाता है? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बुलाया जाता है। और ये जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल को क्या बुला दिया जाता है? कन्नौज ट्राइंगल बुला दिया जाता है। अच्छा, कन्नौज के ऊपर ये तीनों पावर्स कंट्रोल क्यों एस्टेब्लिश करना चाहती थी? बिकॉज कन्नौज जो है वो फर्टाइल हुआ करता था। कन्नौज में रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा हुआ करते थे। और बेहद इंपॉर्टेंट चीज़, कन्नौज की जो लोकेशन है वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में थी। तो कोई भी अगर इन्वेडर आएगा तो उससे कन्नौज की जो लोकेशन है वो सेफ हुआ करती थी। ये तीनों पॉलिटिकल पावर्स एक दूसरे के साथ में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करती रहेंगी। इन तीनों पॉलिटिकल पावर्स के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है, इसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये ऑरिजिनेट हुई गुर्जर्स से। गुर्जर्स जो कि एक पास्टल कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, जो कि एक फाइटर कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे। तो ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है, इसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी के लोग थे, ये भगवान लक्ष्मण को हीरो माना करते थे। और भगवान लक्ष्मण जैसे भगवान राम की सेवा किया करते थे, एकदम डोर कीपर के जैसे रहते थे, वैसे ही ये जो प्रतिहार डायनेस्टी के राजा हैं, ये ऐसे ऐसे टाइटल्स अडॉप्ट करेंगे जिसका लिटिल मीनिंग डोर कीपर होता था। तो ये जो प्रतिहार डायनेस्टी के लोग थे, ये भगवान लक्ष्मण को पूजा करते थे। और ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है, ये जानी जाती है अपने स्कल्पचर्स के लिए, ये जानी जाती है अपने कार्व्ड पैनल्स के लिए, और ये जानी जाती है अपने ओपन पवेलियन स्टाइल के टेम्पल्स के लिए। लंबे चौड़े ओपन टेम्पल्स प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाए। इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है खजुराहो के टेम्पल्स में। और ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, ये आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे हरिचंद्र। हरिचंद्र जो कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया इस प्रतिहार डायनेस्टी को। और कहाँ पे स्टैब्लिश किया? राजस्थान में जोधपुर नाम की जगह पे। जोधपुर जो कि एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, साउथ वेस्टर्न राजस्थान में
हरिचंद ने स्टैब्लिश किया प्रतिहार डायनेस्टी को। लेकिन ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये अपने पीक पे पहुंचेगी लगभग 8th सेंचुरी में अंडर नागभट्ट वन। नागभट्ट वन के अंडर ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये अपने पीक पे पहुंचेगी। नागभट्ट वन की कहानी क्या है? नागभट्ट वन जो है वो जाने जाते हैं अरब्स के इन्वेजन को सक्सेसफुली डिफेंड करने के लिए। इनफैक्ट नागभट्ट वन ने अरब्स की जो आर्मी थी उसको हराया था, उसको डिफीट किया था। और ये जो नागभट्ट वन है ये लंबा चौड़ा एरिया कंट्रोल करते थे। इनका कंट्रोल मालवा के ऊपर देखने को मिलता था, राजपूताना के ऊपर देखने को मिलता था और गुजरात के ऊपर देखने को मिलता था। लेकिन ये जो नागभट्ट वन है इनको हराया किसने? इनको हराया एक राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने। राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने नागभट्ट वन को हराया। देखो बेहद सिंपल और इजी सी बात है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि 750 सी से लेकर 1000 सी के बीच में नर्दर्न इंडिया के अंदर 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कौन कौन सी 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का इमर्जेंस देखने को मिला? वेस्टर्न इंडिया में इमर्जेंस देखने को मिला गुर्जर प्रतिहार्स का, ईस्टर्न इंडिया में इमर्जेंस देखने को मिला पालास का और डेक्कन वाले रीजन में इमर्जेंस देखने को मिला राष्ट्रकूटास का। और ये जो तीनों पॉलिटिकल पावर्स हैं ये गेंजेटिक रीजन के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल में रहेंगी एक दूसरे के साथ में। और ये जो स्ट्रगल है इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बुलाया जाता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है इसी को गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी बुलाया जाता है। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी के लोग हैं ये लक्ष्मण को हीरो मानते हैं। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये जानी जाती है अपने ओपन पवेलियन स्टाइल के टेम्पल्स के लिए। और इस प्रतिहार डायनेस्टी का जो सबसे खूबसूरत काम है वो देखने को मिलता है खजुराहो के टेम्पल्स में। ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है हरिचंद्र। हरिचंद्र जो कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे, इन्होंने साउथ वेस्टर्न राजस्थान में स्टैब्लिश किया इस प्रतिहार डायनेस्टी को। लेकिन ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये अपने पीक पे पहुंचेगी नागभट्ट वन के अंडर। और ये जो नागभट्ट वन है ये जाने जाते हैं अरब्स के इन्वेजन को सक्सेसफुली डिफेंड करने के लिए। ये जो नागभट्ट वन है इनका कंट्रोल मालवा के ऊपर देखने को मिलता था, राजपूताना के ऊपर देखने को मिलता था और गुजरात के ऊपर देखने को मिलता था। लेकिन ये जो नागभट्ट वन है इनको किसने हराया? इनको राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव ने हराया। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहां तक ये जो स्ट्रक्चर है आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, नागभट्ट वन की कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आ गई। नागभट्ट वन के बाद में पावर में आए वत्स राजा। और ये जो वत्स राजा हैं इन्होंने अपने रूल के दौरान जो एम्पायर है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया। और इनका जो एम्पायर हुआ करता था वो नर्दर्न इंडिया के लार्ज पार्ट्स के ऊपर देखने को मिलता था। और इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि वत्स राजा ने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। कन्नौज जिसके लिए पूरी लंबी लड़ाई देखने को मिलेगी तीनों मेजर पॉलिटिकल पावर्स के बीच में, उस कन्नौज को कैपिटल किसने बनाया? वत्स राजा ने बनाया। ये जो वत्स राजा हैं ये कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे धर्मपाल के साथ में। धर्मपाल जो कि एक पाला रूलर हुआ करते थे बंगाल और बिहार के, राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव के साथ में। और ये जो तीनों मेजर पॉलिटिकल पावर्स के बीच में स्ट्रगल देखने को मिलेगी इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बुलाया जाता है। और ये तीनों मेजर पॉलिटिकल पावर्स कहां कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहेंगी? कन्नौज के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहेंगी। अच्छा, वत्स राजा के बाद में पावर में आएंगे नागभट्ट सेकंड। और ये जो नागभट्ट सेकंड है इनके रेन के दौरान भी ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है ये चलती रहेगी। धर्मपाल जो हैं जो कि पाला रूलर हुआ करते थे वो हराएंगे नागभट्ट सेकंड को, और नागभट्ट सेकंड जो हैं वो हराएंगे गोविंद थर्ड को। गोविंद थर्ड जो कि एक राष्ट्रकूटा किंग हुआ करते थे।
तो ये जो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल है ये कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। वत्स राजा के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया, और वत्स राजा जो हैं वो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे धर्मपाल और ध्रुव के साथ में। धर्मपाल जो कि एक पाला रूलर थे और ध्रुव जो कि एक राष्ट्रकूटा किंग थे। इनके बाद पावर में आए नागभट्ट सेकंड। ये जो नागभट्ट सेकंड है ये भी कॉन्स्टेंटली इस ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहेंगे। ये जो नागभट्ट सेकंड है इनको सक्सीड किया इनके बेटे रामभद्र ने, लेकिन ये जो रामभद्र हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रूल करेंगे। रामभद्र के बाद में पावर में आए भोजवन या फिर मिहिर भोज, और ये जो भोजवन या फिर मिहिर भोज हैं ये इस डायनेस्टी के सबसे सक्सेसफुल और सबसे पॉपुलर राजा हुए। ये जो मिहिर भोज हैं ये नागभट्ट सेकंड के ग्रैंडसन हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि मिहिर भोज के रेन के दौरान अर्लियर फेज में इनको पालाज हरा देंगे, इनको राष्ट्रकूटाज हरा देंगे, इनको कालचुरीज भी हरा देंगे। अर्लियर फेज में इनको पालाज, राष्ट्रकूटाज और कालचुरीज सब हराएंगे, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे ये अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे, और कंसोलिडेट करने के बाद ये पालाज को हराएंगे, ये राष्ट्रकूटाज को हराएंगे, और पालाज को हराने में और राष्ट्रकूटाज को हराने में इनकी मदद की इनके फ्यूड्यूटरीज ने, इनके फ्यूडल लॉर्ड्स ने, जैसे छेदीज ने इनकी मदद की, गोहिल्स ने इनकी मदद करी। तो मिहिर भोज जो हैं वो इनिशियल फेज में बड़ी बड़ी मेजर पावर से हारेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपनी पावर को कंसोलिडेट करेंगे और लेटर ऑन पालास को भी हराएंगे और राष्ट्रकूटास को भी हराएंगे। ये जो मिहिर भोज हैं इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया कन्नौज को, और इनके रेन के दौरान कन्नौज को महोदया भी बुलाया जाता था। इनके रेन के दौरान कन्नौज को महोदया भी बुलाया जाता था। एक 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। ये जो 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है इस पर बात की गई है स्कंदवरा के बारे में। मिलिट्री कैंप एट महोदया, महोदया में एक स्कंदवरा, महोदया में एक मिलिट्री कैंप देखने को मिलता है। ये मेंशन कहां पे मिलता है? ये मेंशन मिलता है 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के ऊपर। 9th सेंचुरी के एक अरब मर्चेंट हुए सुलेमान, और सुलेमान की जो राइटिंग्स हैं उनमें ये जो मिहिर भोज हैं इनको किंग जूहर के तौर पे मेंशन किया गया है। किंग जूहर के नाम से मेंशन किया गया है मिहिर भोज को। एक अरब ट्रेवलर हुए अल मसूदी, और अल मसूदी ने इनको किंग बोरा बुलाया है। क्या बुलाया है? किंग बोरा बुलाया है। इनफैक्ट ये जो अल मसूदी हैं, ये जो अरब ट्रेवलर्स हैं, इनके राइटिंग्स में ये बताया गया है कि मिहिर भोज के पास में इंडिया की सबसे बेस्ट कैवलरी हुआ करती थी। ये जो मिहिर भोज हैं ये भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया आदिवरा का। आदिवरा का टाइटल किसने अडॉप्ट किया? मिहिर भोज ने अडॉप्ट किया। मिहिर भोज जो हैं वो ग्रैंडसन हुआ करते थे नागभट्ट सेकंड के। मिहिर भोज जो हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल राजा हुए। मिहिर भोज ने कैपिटल बनाया कन्नौज को, और कन्नौज को इनके रेन के दौरान महोदया भी बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? महोदया भी बुलाया जाता था। एक 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर जानकारी दी गई है कि महोदया में स्कंदवरा होता था, मिलिट्री कैंप होता था। सुलेमान जो कि एक अरब मर्चेंट हुआ करते थे, उन्होंने मिहिर भोज को किंग जूहर के तौर पर मेंशन किया है, और अल मसूदी उन्होंने मिहिर भोज को किंग बोरा बुलाया है। और ये भी बताया है इन अरब ट्रेवलर्स ने कि इंडिया में उस दौर में सबसे अच्छी कैवलरी मिहिर भोज के पास में होती थी। ये जो मिहिर भोज हैं ये भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, और इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया आदिवरा का। कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया? आदिवरा का टाइटल अडॉप्ट किया। ये जो मिहिर भोज हैं इनके बाद पावर में आए महेंद्रपाल वन, और ये जो महेंद्रपाल वन है इन्होंने अपने रेन के दौरान जो टेरिटरी है उसको और एक्सटेंड किया, जो एम्पायर है उसको और एक्सपेंड किया। इनफैक्ट इनका जो एम्पायर हुआ करता था वो लगभग सेम उतना हुआ करता था जितना गुप्तास के टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी के अंडर हुआ करता था। तो आप सोच सकते हो कि मिहिर भोज और मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल वन, इनके अंडर ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है
ये अपना पीक देखेगी, ये अपना टॉप देखेगी। इनफैक्ट महेंद्रपाल वन का जो एम्पायर था वो वेस्ट में सिंध तक देखने को मिलता था, ईस्ट में बंगाल तक देखने को मिलता था, नॉर्थ में हिमालयास तक देखने को मिलता था और साउथ में लगभग नर्मदा तक देखने को मिलता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा नर्दर्न रीजन है, इस पूरे के पूरे नर्दर्न रीजन के ऊपर किसका कंट्रोल हुआ करता था? महेंद्रपाल वन का कंट्रोल हुआ करता था। ये जो महेंद्रपाल वन है, इन्होंने टाइटल लिया महाराज अधिराज ऑफ आर्यवर्त। महाराज अधिराज ऑफ आर्यवर्त, ये टाइटल किसने लिया? महेंद्रपाल वन ने लिया। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का टाइटल किसने लिया? महेंद्रपाल वन ने लिया। महेंद्रपाल वन के कोर्ट में राजशेखर देखने को मिलते थे। राजशेखर जो हैं वो बड़े ही पॉपुलर संस्कृत पोएट हुए, ड्रामेटिस्ट हुए। ये जो राजशेखर हैं, इन्होंने काव्य मीमांसा को लिखा था। काव्य मीमांसा जो है वो बात करती है पोट्री के बारे में। काव्य मीमांसा के अलावा और बहुत सारे टेक्स्ट जो हैं वो राजशेखर ने लिखे हैं। महेंद्रपाल वन के बाद पावर में आए महीपाल वन। ये जो महीपाल वन है, इनको हराया था राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थर्ड ने। इंद्र थर्ड ने महीपाल वन को हराया और कन्नौज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनके रेन के दौरान गुजरात जो है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा? राष्ट्रकूटास के कंट्रोल में चला जाएगा। देखो, महेंद्रपाल वन, इनके रेन के दौरान जो एम्पायर है वो लगभग गुप्तास के बराबर हुआ करता था। लंबा चौड़ा एम्पायर देखने को मिलता था। ये जो महेंद्रपाल वन है, इन्होंने महाराज अधिराज ऑफ आर्यवर्त का टाइटल अडॉप्ट किया। बेसिकली इन्होंने ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का टाइटल अडॉप्ट किया। इनके कोर्ट में राजशेखर देखने को मिलते थे। फिर आए महीपाल वन, और ये जो महीपाल वन है, इनके अंडर राष्ट्रकूटा किंग इंद्र थर्ड जो हैं वो हराएंगे महीपाल वन को और कन्नौज को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन्हीं के रेन के दौरान गुजरात जो है वो किसके कंट्रोल में चला जाएगा? राष्ट्रकूटास के कंट्रोल में चला जाएगा। महीपाल वन के बाद में पावर में आए राज्यपाल, और ये जो राज्यपाल हैं, इनके रेन के दौरान राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड जो हैं वो नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करेंगे और राज्यपाल को हराएंगे। राज्यपाल को राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड ने हराया। इनफैक्ट इन्हीं के रेन के दौरान महमूद गजनी जो है वो कन्नौज को रेड करेगा। इनफैक्ट महमूद गजनी जब कन्नौज को रेड करेगा तो राज्यपाल जो हैं वो बैटलफील्ड को छोड़ के भाग जाएंगे। अल्टीमेटली ये जो राज्यपाल हैं, इनको विंध्याधर चंडेल ने मारा। किसने मारा? विंध्याधर चंडेल ने इनको मारा। ये जो राज्यपाल हैं, इनके बाद यशपाल आए, और ये जो यशपाल हैं ये लास्ट नोन रूलर है इस डायनेस्टी के। लास्ट रूलर प्रतिहार डायनेस्टी के कौन है? यशपाल हैं। लगभग 1090 सी में जो गढ़वाल्स थे, गढ़वाल्स ने कन्नौज को फाइनली कॉन्कर किया। यशपाल लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के। आगे चल के लगभग 1090 सी में गढ़वाल्स ने कन्नौज को कॉन्कर किया, और लगभग 11th सेंचुरी आते आते ये जो प्रतिहार डायनेस्टी है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। और प्रतिहार डायनेस्टी का रूल जहां पे हुआ करता था वहां पे कई सारी और पॉलिटिकल पावर्स देखने को मिलेंगी। जैसे राजपूताना में इमर्जेंस देखने को मिलेगा चौहान्स का, गुजरात में इमर्जेंस देखने को मिलेगा सोलंकीस का, और मालवा में इमर्जेंस देखने को मिलेगा परमार्स का। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये जितनी भी बातचीत हमने की, इसको अगर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देखें तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट राजा देखने को मिले वो नागभट्ट वन देखने को मिले। एक तरीके से ये रियल फाउंडर हैं। इन्होंने अरब इन्वेजन को रोका था। इसके बाद वत्स राजा आए, फिर नागभट्ट सेकंड आए, फिर मिहिर भोज आए। मिहिर भोज ने ये जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है इसको भी बनवाया था, और ये जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है नागभट्ट सेकंड की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है इसको किसने इशू किया था? मिहिर भोज ने इशू किया था। मिहिर भोज का जो मेंशन है वो सुलेमान की राइटिंग्स में देखने मिलता है, अल मसूदी की राइटिंग्स में देखने मिलता है। फिर इसके बाद महेंद्रपाल आए, महेंद्रपाल के बाद महीपाल आए, और फिर महीपाल के बाद राज्यपाल आए और यशपाल आए। यशपाल जो हैं
वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। डिक्लाइन के बाद ये जो प्रतिहार्स का रूल हुआ करता था जिस रीजन में, वहां पे चंडेल्स पावर महंगे, चौहान्स पावर महंगे, सोलंकीज पावर महंगे, परमार्स पावर महंगे और गढ़वाल्स पावर महंगे। देखो ये बहुत सिंपल तौर पे मैंने मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है। मुझे बाकी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो इतने से मेरा रिवीजन हो जाता है। आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। सिंपल टॉपिक है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एक पेज भी नहीं लगेगा ख़त्म करने में। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।